अच्छा जी, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो डिफिकल्ट। अच्छा, मैक्रो डिफिकल्ट एमसीक्यूज में सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्या है भाई? इन अ कंट्री इनकम टैक्स इज चार्ज्ड एट $50 ऑन एन इनकम ऑफ $500। अगेन वही चीज़, जब भी कोई ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम निकालते हैं। अपन क्या करेंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे 500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमारे पास आ जाएगा कि भाई मेरी इनकम का 10% जो है वो किस में जा रहा है, टैक्स में जा रहा है। Compared with this, which of the following would indicate that the income tax scale was progressive? Progressive taxation क्या होती है कि अगर बंदे की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का परसेंटेज भी जो है वो बढ़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, $150 टैक्स ऑन 2000 इनकम। तो आप क्या करोगे, 150 को 2000 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा 7.5%। तो क्या ये प्रोग्रेसिव है? नहीं। इनकम के बढ़ने से आपका टैक्स का परसेंटेज कम हुआ है तो ये रिग्रेसिव होगा। ये क्या होगा? रिग्रेसिव। $300 टैक्स ऑन 3000 इनकम, तो ये मेरा आ जाएगा 10%। अगेन दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव, दिस इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि टैक्स का परसेंटेज क्या है, सेम है। $450 टैक्स ऑन $4000 इनकम, इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 11.25%, जो कि साफ साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम के बढ़ने से हमारा टैक्स का परसेंटेज बढ़ा है। तो ये कौन सा होगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा सी। $480 ऑन 5000 इनकम, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 9.6%। इनकम के बढ़ने से मेरा टैक्स का परसेंटेज गिर रहा है, तो ये कौन सी टैक्सेशन होगी? रिग्रेसिव। सही है। तो ए एंड बी में जो है वो कौन सा है? रिग्रेसिव। और ऑप्शन बी में कौन सा है? सॉरी, ए एंड डी में हमारा रिग्रेसिव है। ए एंड डी में हमारा रिग्रेसिव है और ऑप्शन बी में हमारा प्रोपोर्शनल है। सही है। तो ये लॉजिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर एमसीक्यू नंबर 2, Which of the following is an example of cyclical unemployment? भाई what was the cyclical employment? कि एग्रीगेट डिमांड के गिरने से जो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरती है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर गिरती है और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो इसको बोला जाता है cyclical unemployment, जो कि टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी गिरने की वजह से आती है। तो एन एयरलाइन कट्स जॉब्स इन अ वर्ल्ड रिसेशन, भाई रिसेशन के टाइम पे ओवरऑल डिमांड मेरी इकोनॉमी में गिरती है, इसका मतलब है ये मेरी cyclical unemployment है। सिंपल। क्लीनर्स लूज देयर जॉब एज मोर मशीन्स आर यूज्ड, तो मैं लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव पे जा रहा हूँ, इसका मतलब है ये कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या आप उसको कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा ये क्या है? फिशरमैन सेल देयर बोट्स ओइंग टू अ रिडक्शन इन फिश स्टॉक्स, अगेन दिस इज नॉट साइक्लिकल। होटल्स एम्प्लॉय फ्यूअर वर्कर इन द रेनी पीरियड, तो रेनी पीरियड में जो है वो वर्कर की जो है वो क्या होती है? डिमांड कम होती है। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ सीजनल थिंग। सही है। तो ये सीजनल होगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। Question number 3. Inflation in Argentina fell from 400% in the 1980s to 15% in the 1990s. तो मेरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले था 400% और अब हो गया है 15%। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरा है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरने को क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। प्राइजेस मेरी अभी भी बढ़ रही हैं, पहले 400% से बढ़ रही थी, अब 15% से बढ़ रही है, पर अब जो मेरी प्राइसेस हैं वो कम से बढ़ रही हैं। तो ये मेरी प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन आपको पता होनी चाहिए। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर अगर 400% से 15% आ रहा है तो ये डीफ्लेशन है। भाई डीफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन। सही है। इन्फ्लेशन पॉजिटिव ही होती है, डिसइन्फ्लेशन का भी मतलब है प्राइसेस बढ़ रही हैं पर कम से बढ़ रही हैं। What could have been a result of this change? Falling prices। हाँ भाई, falling prices होंगी, गलत। नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। फॉलिंग प्राइसेस का मतलब होता है डीफ्लेशन। फ्यूअर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अर्जेंटीना, भाई पहले भी तो फ्यूअर एक्सपोर्ट्स थे, क्योंकि जब आपके मुल्क में प्राइसेस ज्यादा होंगी तो इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस भी ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम होगी। याद है ना, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होता था बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। तो ये भी नहीं होगा। लोअर वेज राइजेस, यस, ये मेरा परफेक्ट आंसर है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, अगर अब मेरी प्राइसेस कम से बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन का रेट अब कम से बढ़ रहा है, तो अगर मैं आपके सामने रियल वेज का फॉर्मूला लिखता हूं, या रियल इनकम भी इसको आप बोल सकते हो, तो आप क्या करते हो? आप नॉमिनल को माइनस करते हो इन्फ्लेशन से। अब अगर आपकी इन्फ्लेशन कम से बढ़ रही है तो आपके पास चांसेस हैं कि आपकी वेज बढ़े। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, बंदा ज्यादा वेज कब मांगता है? जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है। अगर महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, वेजेस भी कम बढ़ाएंगे वो लोग। सही है। ट्रेड डेफिसिट, भाई ट्रेड डेफिसिट तो वैसे भी होगा, पहले भी था ना, मतलब स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन रेट के कम होने से नहीं हो रहा है, वो पहले भी था, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4. द टेबल शोज द चेंज इन एनुअल वेज ऑफ 4 वर्कर्स ओवर 1 ईयर। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज 10%। अगेन वही चीज, ये वाला एमसीक्यू हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक और बार करा रहा हूँ। रियल इनकम परसेंटेज इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम परसेंटेज। सही है। इनकम को आप वेज भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आप कर दोगे इन्फ्लेशन की परसेंटेज से। सही है। तो इनकम को वेज बोलो या कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता।
वेज के इंक्रीजेस देखो कितने, ये मेरी 10% से बढ़ी है, ये मेरी 15% से बढ़ी है, 1500 से 20,000, ये मेरा 7.5%। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूँ, सही है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर भी मेरा 10% से बढ़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी नॉमिनल वेज 10% से बढ़ रही है और आपका इन्फ्लेशन भी 10% से बढ़ रहा है, तो रियल इनकम पे मेरा कोई खास फर्क नहीं आ रहा। नॉमिनल इनकम आपकी 15% से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आपका 10% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी रियल इनकम 5% से बढ़ जाएगी। सिंपल फॉर्मूला में चीजें लगाओ, आपकी नॉमिनल वेज 7.5% से बढ़ रही है, 7.5%, और आपका जो है वो इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी रियल इनकम जो है वो -2.5% से गिर जाएगी। सही, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -2.5%। और इससे मुझे यही बोला हुआ है कि विच वर्कर हैड अ फॉल इन हर रियल वेज, तो मेरा आंसर होगा सी, क्योंकि -2.5% है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, The diagram shows the average earnings per hour of postal workers between 1999 and 2001। तो मुझे ये डेटा जो दिया हुआ है वो पर आवर का दिया हुआ है। किसका डेटा दिया हुआ है, पर आवर का। Which of the following could explain the above diagram। अब देखो above diagram में हो क्या रहा है, मेरे y एक्सिस पे मुझे इसने दिया हुआ है कि पर आवर की वेज क्या है, x एक्सिस पे मुझे साल दिया हुआ है, और आप नोटिस करो एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मेरी वेजेस जा रही है। सही है, मेरी वेजेस जो हैं पर आवर एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है, इसका मतलब है मेरी वेजेस पर आवर जो है वो बढ़ रही हैं। तो भाई व्हाट कुड एक्सप्लेन रिडक्शन इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। अगर पहले के मुकाबले में ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप कम हो जाएगी तो इससे तो मेरी वेजेस गिरनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन आपकी वेजेस के लिए लड़ता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस, यस, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट काम करोगे तो पहले के मुकाबले में वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो वेस्टेज कम करेगा, जिससे उसकी पहले के मुकाबले में वेजेस बढ़ जाएंगी। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पार्ट टाइम वर्कर्स, दिस इज इररेलेवेंट, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क, दिस इज इररेलेवेंट। सही है, तो शुरू के दो ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना था, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या बन गया, सिंपल बी बन गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रेट बोले तो परसेंटेज इन अ कंट्री फ्रॉम 2001 टू 2004। तो आप नोटिस करो मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ का मुझे परसेंटेज दिया हुआ, और आप नोटिस कर लो थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव है, इसका मतलब है थ्रू आउट द टाइम मेरी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, कहीं भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। What is likely to have fallen in this period? क्या फॉल होगा भाई, अगर मेरे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, और एग्रीगेट डिमांड मेरा होता ही आउटपुट है, तो इसका मतलब है मेरे मुल्क में जीडीपी बढ़ रही है, इसलिए बोला हुआ है फॉलन। ऐसी कौन सी चीज है जो गिर रही है, जीडीपी तो मेरा बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स, भाई अगर मेरे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, अब जो लोगों की कंजम्पशन है वो इंपोर्ट पे भी बढ़ती है, एक्सपोर्ट पे भी बढ़ती है, तो ये गिरेगा नहीं, ये बढ़ेगा। सही है, ये क्या होगा, बढ़ेगा। और सॉरी, एक्सपोर्ट पे कंजम्पशन नहीं, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक की कंजम्पशन भी बढ़ती है और इंपोर्ट की कंजम्पशन भी बढ़ती है, सिंपल। प्राइजेस, भाई एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो मैं जो है वो नियरर टू फुल एम्प्लॉयमेंट जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप कम होगा, डिफ्लेशनरी गैप कम होगा तो मेरी इकोनॉमी में प्राइजेस बढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जब मेरी इकोनॉमी में जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इस डिमांड को मीट करने के लिए पहले के मुकाबले में प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से मुझे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेरी इकोनॉमी में कम होती हुई नजर आएगी। तो क्या फॉल हो रहा है मेरी इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही है, तो डी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, क्लियर है ये चीज। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What is most likely to conflict with government's aim of price stability? Again, what is price stability? Price stability को दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो लो इन्फ्लेशन रेट, कि मेरी प्राइजेस में जो है वो इतनी फ्लक्चुएशंस ना आए। कह रहा है कि कौन सी चीज कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो वन बाय वन देख लेते हैं। अगर मेरी इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होंगे तो पहले के मुकाबले में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इज एन इनकम टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, जिससे मेरी इकोनॉमी में प्राइसेस भी गिरेंगी, तो ये प्राइस स्टेबिलिटी मेरी यहाँ पर अचीव हो रही है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पहले के मुकाबले में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इससे डायरेक्टली मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेरे मुल्क में क्या बढ़ जाएंगी, प्राइसेस, तो ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। हायर इंटरेस्ट रेट, भाई अगर मेरी इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग जो हैं वो पहले के मुकाबले में कंजम्पशन को गिरा देंगे, पहले के मुकाबले में सेविंग को बढ़ा देंगे, मेरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, जिसकी वजह से मेरी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड गिरेंगी और मेरी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगी। हायर अनएम्प्लॉयमेंट, भाई हायर अनएम्प्लॉयमेंट तो होती ही एग्रीगेट डिमांड के गिरने की वजह से, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरी प्राइसेस गिरती हैं। तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये वाली पॉलिसी मेरी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है विद द एम ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। सही है। Then
The table shows changes in the retail price index of consumer prices and percentage changes in money wages. Money wages बोले तो nominal income. क्या बोलते हैं? Nominal income. After trade union bargaining between 2001 and 2004. अब आप नोटिस करो हर साल मेरी नॉमिनल वेज कितने से बढ़ी है? 10% से. सही है. और रिटेल प्राइस इंडेक्स कैसे देखते हैं? मुझे बताओ 2001 से 2002 में कितनी इन्फ्लेशन आई है? न्यू माइनस होल्ड करोगे? न्यू माइनस होल्ड करोगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10%. फिर आप देखोगे 2002 से 2003 में कितनी आई है, तो 110 और 120. न्यू माइनस होल्ड करोगे, सही है, 10 को डिवाइड कर दोगे 110 से, सही है, न्यू माइनस होल्ड करोगे इन दोनों के बीच में, तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 9% या 9.09 ऐसा कुछ. और फिर 120 से 130 करोगे तो कितना आएगा न्यू माइनस होल्ड करके? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8.33%. सही है. देन आपने क्या करना है? देन आपने निकालनी है अपनी रियल वेज, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो रियल इनकम. तो कितनी आ रही है भाई मुझे बताओ? 10% को, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा रिटेल प्राइस इंडेक्स 100 है, 100 का मतलब है कि मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है ही नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा इज इन्फ्लेशन, 100 से कम इज डिफ्लेशन. अगर 100 है इसका मतलब है कोई इन्फ्लेशन नहीं है, मेरा सबसे बेस्ट ईयर है, मेरा बेस ईयर है, मोस्ट स्टेबल ईयर है, कोई वॉर सिचुएशन नहीं है वगैरह वगैरह. तो नॉमिनल इनकम इतनी है तो रियल वेज में कोई फर्क नहीं आया. अच्छा भाई, नॉमिनल इनकम मेरी 10% से बढ़ी, इन्फ्लेशन भी 10% से बढ़ी, वापस कोई फर्क नहीं आया. नॉमिनल इनकम मेरी 10% से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन मेरी 9% से बढ़ रही है, इसका मतलब है मेरी रियल वेज जो है वो 1% से बढ़ रही है. सही है. नॉमिनल इनकम 10% से बढ़ रही है और रियल वेज आपकी इन्फ्लेशन आपकी 8.3% से बढ़ रही है, तो अराउंड 1.7% से आपकी रियल वेज बढ़ रही है. तो ऑप्शन में क्या बोला हुआ है? फॉर दिस वी कैन कंक्लूड दैट बिटवीन 2001 एंड 2004 ट्रेड यूनियन मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड. अब मुझे बताओ, प्राइसेस तो लाजमी तौर पे बढ़ रही हैं, सही है, पर साथ में आप नोटिस करो मेरी रियल वेज भी बढ़ रही है. तो अ फॉल इन एवरेज अर्निंग्स बिल्कुल गलत, हर साल वेज बढ़ रही है. अ फॉल इन रियल वेजेस बिल्कुल गलत, रियल वेज मेरी बढ़ रही है. अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स का यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ, टैक्स का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है. अ राइज इन परचेजिंग पावर, यस, क्योंकि अगर आपकी पहले के मुकाबले में जो है वो रियल इनकम बढ़ रही है तो आपकी पहले के मुकाबले में चीजें खरीदने की जो औकात है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 9, विच पॉलिसी वुड बी मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट. भाई ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दे, लोगों को बढ़ा दे जॉब्स पे? इंट्रोड्यूसिंग अ मिनिमम वेज. भाई मिनिमम वेज से क्या होता है? अबव द इक्विलिब्रियम मेरी वेज लगती है, वेजेस बढ़ती है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर गिरता है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है वो वर्कर का क्या हो जाता है? सरप्लस ऑफ वर्कर्स. और सरप्लस ऑफ वर्कर्स को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. तो इससे तो मेरी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, उल्टा एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है. इंट्रोड्यूसिंग अ सेल्स टैक्स. भाई अगर सेल्स टैक्स पहले के मुकाबले में बढ़ा दूंगा तो फर्म्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो एग्रीगेट सप्लाई को गिरा देंगे, और जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में वो लोग जो है वो प्रोडक्शन को गिरा देंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. रिड्यूसिंग इनकम टैक्स, अगर मैं इनकम टैक्स को गिराता हूं तो पहले के मुकाबले में लोगों की जो है वो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी, वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे, जिससे मेरे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. तो एक तरह से अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो फिर मेरे मुल्क में जो है उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का काम ही ये होता है कि इकोनॉमी में जो है वो अपने को एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बढ़ाना होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट. भाई अगर आप पहले के मुकाबले में टैरिफ को कम कर दोगे तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी, जिससे इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और जिससे हमारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. अब जब इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में मैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को क्या कर दूंगा? मैं अगर अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को कम कर दूंगा तो पहले के मुकाबले में मेरी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, जिसकी वजह से अगेन मेरी यही वाली चेन फॉलो होगी जो मैंने आपके सामने, ये देखो, प्रोडक्शन गिरेगी, डिमांड फॉर लेबर गिरेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्लियर है ये चीज? तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी. कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 10, द चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन 3 सेक्टर्स इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई. तो कंट्री एक्स का डेटा दिया हुआ है, कंट्री वाई का डेटा दिया हुआ है, ये परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, और साथ में मुझे डिफरेंट इंडस्ट्रीज दी हुई है. सही है. अगर आप नोटिस करो कंट्री एक्स में टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कंट्री एक्स कौन सी कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री है. और कंट्री वाई में सबसे ज्यादा प्राइमरी है, तो इसका मतलब है कंट्री वाई कौन सी है? डेवलपिंग. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंट्री एक्स कंपेयर टू कंट्री वाई.
कंट्री एक्स एम्प्लॉयज मोर पीपल इन द सर्विस इंडस्ट्री। मुझे एक बात बताओ, आपको परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है तो क्या आप नंबर की बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। enjoys lower living standard, country X enjoys lower standard of living। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये डेटा देख के बता सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का? बिल्कुल गलत। कंट्री एक्स हैज अ हायर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब परसेंटेज, तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा तेज लग रहा है। कंट्री एक्स हैज अ हायर प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। यस, अगर आप नोटिस करो कंट्री एक्स में इतने मेरे लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं और कंट्री वाई में इतने हैं, सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग। तो आप नोटिस करो, क्या ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कंट्री एक्स प्रोड्यूसेस मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगेन वही चीज, डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया हुआ है, आप नंबर ऑफ आउटपुट कैसे बता सकते हो? डेटा ही नहीं है, नो डेटा। तो आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट माइट अ गवर्नमेंट डिक्रीज इफ इट विश्ड टू स्लो डाउन द रेट ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। अगर एक गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ को कम करना है तो वो ऐसी कौन सी चीज को डिक्रीज करे? अगर आप एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस को कम करोगे तो इसका मतलब है आप जो है वो अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को पहले के मुकाबले में कम कर रहे हो, जिससे आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को गिरा देते हो, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को गिराओगे तो पहले के मुकाबले में फर्म्स की कॉस्ट गिर जाएगी, जिसकी वजह से वो लोग एग्रीगेट सप्लाई को जो है वो बढ़ा देंगे और जिससे मेरी इकोनॉमी में क्या आ जाएगी? ग्रोथ। अगर आप इंटरेस्ट रेट को पहले के मुकाबले में गिरा दोगे तो आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे तो आपकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ। अगर आप रेट ऑफ इनकम टैक्स को गिराओगे तो पहले के मुकाबले में आपकी इकोनॉमी में जो है वो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी एंड अगेन आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी। तभी मेरा आंसर है ए, क्योंकि मुझे किसी तरह जो है वो एग्रीगेट डिमांड को गिराने पे बात करनी है, मुझे ग्रोथ को गिरानी है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि अपने को रेट ऑफ ग्रोथ को स्लो डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 12, which aim of government policy is most likely to be achieved by an increase in interest rate। मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होता है? कंजम्पशन गिरती है, इन्वेस्टमेंट गिरती है, एग्रीगेट डिमांड गिरता है, सिंपल। तो कौन सा एम पूरा होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हो रही क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का कोई लेना देना नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रही क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो प्रोडक्शन गिरती है, डिमांड फॉर लेबर गिरती है और पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये भी नहीं हो रहा। प्राइस स्टेबिलिटी जरूर अचीव होगी क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो आपके मुल्क में जो है वो प्राइसेस फॉल होंगी, तो आपका लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो एम है वो पूरा हो जाएगा और आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? सिंपल डी। 13, द टेबल शोज सम डेटा अबाउट एन इकोनॉमी, व्हाट हैपेंड बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। आप नोटिस करो ईयर 1 और ईयर 2 के बीच में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है मेरी प्राइसेस बढ़ रही है, सही है। पर्सनल इनकम का मतलब है नॉमिनल इनकम, सही है, नॉमिनल इनकम। तो मुझे बताओ रियल इनकम अगर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, मेरी इनकम 2% से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी 2% से बढ़ रही है, रियल इनकम इज अनचेंज्ड, ठीक है। मेरी पर्सनल इनकम 2.5% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 3.5% से बढ़ रही है, इसका मतलब है -1% से मेरी क्या हो रही है? रियल इनकम गिर रही है, मतलब -1% से गिर रही है। तो क्या हो रहा है? प्राइसेस रोज बट रियल इनकम फेल। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14, द टेबल शोज परसेंटेज इंक्रीजेस इन अर्निंग्स इन अ कंट्री बिटवीन 1997 एंड 2004। तो फीमेल वर्कर की 1997 और 2004 से एक गैप से मुझे बताया हुआ है कि कितने परसेंटेज इनकी हाईएस्ट पेड जो है उनकी सैलरी बढ़ी है और कितनी लोएस्ट पेड की बढ़ी है। इसी तरह मुझे मेल का भी डेटा दिया हुआ है, सही है। According to the table, what happened between 1997 and 2004? All female workers became better paid than male workers. क्या मुझे ये डेटा दिया हुआ है? परसेंटेज से नहीं बता सकते ना ये। The highest paid male worker had the most rapid growth. Again, क्या आपको highest paid worker पता है? नहीं पता, नहीं बता सकते, डेटा ही नहीं है। The earnings of male workers became more evenly distributed. क्या ये हो रहा है? ये मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अनइवन हो रहा है। अनइवन का मतलब अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी वेज जो है वो 117% से बढ़ी है और इनकी 18% से बढ़ी है। इसका मतलब है अमीर और गरीब का गैप बढ़ रहा है, तो अनइवन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोर इवनली नहीं होगा, लेस इवनली होगा। द अर्निंग्स ऑफ फीमेल वर्कर्स बिकम लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ऐसा हो रहा है? अमीर देखो कितना अमीर हो रहा है और गरीब की देखो कितना वो अमीर हो रहा है, तो देखो दोनों के बीच में फर्क कितना है, तो अनइवन हो रहा है, जो कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 15, अ कंट्री हैज अ सरप्लस ऑन ए ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज।
अच्छा अगेन ये करंट अकाउंट का सवाल है, मैं वापस करवा रहा हूँ, वैसे मैंने बहुत करवा दिए हैं। अब इसने मुझे ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज का डेटा साथ दिया हुआ है। फिर एक मेरी चीज होती है नेट ट्रांसफर, जिसको प्राइमरी इनकम बोलते हैं, सॉरी सेकेंडरी इनकम बोलते हैं, और एक मेरी चीज होती है नेट इनकम। सही है। अच्छा करंट अकाउंट इससे मुझे बोला हुआ है कि करंट अकाउंट मेरा डेफिसिट में कितना 10 मिलियन, तो इसको मैंने लिख दिया -10 इक्वल्स टू 20 मिलियन का डेफिसिट है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में, तो दोनों को मिला के दिया हुआ डेटा। सही है। अब इसने बोला हुआ है कि भाई करंट इनकम या आप नेट इनकम बोल दो, और नेट ट्रांसफर की अमाउंट मिला के कितनी होगी कि मेरा -10 वाला फिगर आ जाए। सही है। तो इन दोनों को मिला के मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये मेरा पॉजिटिव है। सही है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा 20 का पॉजिटिव है, तो इन दोनों की मिला के अमाउंट आनी चाहिए -30, क्योंकि जब आप फिर इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -10। सही है। तो ये +20 है, ये +10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा +30। नहीं हो सकता, -30 चाहिए। +10 -30, ये -20 आएगा, नहीं हो सकता। -10 -20 -30 आएगा, परफेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे -30 ही चाहिए। -20 +10 अगेन -10 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। सिंपल मैथ की इक्वेशन बनानी थी और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 16, अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोटा। अब ये बच्चे की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है भाई। अगर आपको कोटा तो पता है ना क्या होती है, कोटा क्या है? कोटा इज अ फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्ट्स। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने गाड़ियों का कोटा लगा दिया कि मेरे मुल्क में 500 से ज्यादा गाड़ियां नहीं आएंगी। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपने कोटा को क्या करा है, रिड्यूस करा है। कोटा रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि पहले मैं 500 गाड़ियां मंगवाता था, अब मैं 300 गाड़ियां मंगवाऊंगा। मैंने फिजिकल लिमिट को और कम कर दिया। पहले 500 था, तो कोटा रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि पहले से आप ज्यादा गाड़ियां मंगवा सकते हो। कोटा रिड्यूस होने का मतलब है कि अगर आप पहले 500 गाड़ियां मंगवाते थे, तो अब आप 200 गाड़ियां मंगवाओगे या 300 गाड़ियां मंगवाओगे। सही है। What will likely to happen? The balance of trade will worsen। गलत, बैलेंस ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव, क्योंकि आपके मुल्क में जो है वो इंपोर्ट्स और कम हो रहे हैं। द गुड विल बिकम चीपर, बिल्कुल गलत, और आपके मुल्क में शॉर्टेज हो रही है इंपोर्ट की, तो इससे जो है वो प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी। द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू विल डिक्लाइन, रेवेन्यू का तो लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। देयर विल बी लेस ऑफ द गुड इंपोर्टेड, यस, पहले के मुकाबले में इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो गिर जाएगी। सही है। देयर आर मोर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हु कैन नॉट रीड, बिल्कुल कॉमन सी बात है। अपनी इकोनॉमी में इतने ऐसे लोग हैं, पठान हो गए, उर्दू स्पीकिंग हो गए, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता, और राइट देन इन डेवलप्ड कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग इकोनॉमी एजुकेशन का लेवल लो है, आप अपने पोटेंशियल को ऑपरेट नहीं करते। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, डेवलप्ड कंट्रीज विल यूज मोर लेबर देन कैपिटल। क्या ऐसा होगा? एक डेवलप्ड कंट्री कभी भी लेबर ज्यादा यूज नहीं करेगी, वो कैपिटल ज्यादा यूज करेगी। गलत। इन डेवलपिंग कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट यूज्ड टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। यस, डेवलपिंग कंट्री में आप अपने वर्कर को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेस मनी नीड्स टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज देन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज लाइकली टू रिलाई ऑन मोर कैपिटल देन लेबर। क्या ऐसा होगा? डेवलपिंग कंट्री में साला मशीनरी कम होती है, वहां पर जो है आप लेबर पर वो करते हो रिलाय। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में नॉर्मली काम किस पे हो रहा होता है? लेबर इंटेंसिव पे हो रहा होता है। सही है, तो ये भी नहीं होगा। समझ आ गया? एमसीक्यू नंबर 18, द डायग्राम रिलेट्स टू द गवर्नमेंट्स टोटल टैक्स रेवेन्यू टू द एवरेज टैक्स रेट। अब ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? लेफर कर्व। और लेफर कर्व आपको रिप्रेजेंट क्या करता है? लेफर कर्व आपको रिप्रेजेंट करता है कि टैक्स एवेजन क्या होती है या टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है। इसका मतलब भाई लेट्स से मैं कहता हूं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल टैक्स रेवेन्यू, और यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज टैक्स का रेट, परसेंटेज। इनिशियली आप देखो जब मेरी इकोनॉमी में टैक्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इनिशियली जब आपकी इकोनॉमी में टैक्स का परसेंटेज बढ़ता है, तो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू क्या होता है? बढ़ता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अपने रेट को बहुत ज्यादा से बढ़ाओगे, तो एक टाइम ऐसा आता है, लोग बोलते हैं यार भाई एक हद होती है। जब आप बहुत ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दोगे और आप टैक्स परसेंट को बहुत बेतहाशा बढ़ा दोगे, तो गवर्नमेंट को एक चीज नोटिस में आएगी कि टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। ये टैक्स रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने टैक्स सिस्टम में लूप होल निकालना शुरू कर दिए। लोग कहते हैं कि साला इंसेंटिव ही खत्म हो गया है काम करने का, इतना ज्यादा आप हमसे टैक्स ले रहे हो, हमारी जेब में क्या बच रहा है? हमारी जेब में तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो वो लोग टैक्स इवेजन शुरू कर देते हैं। सही है। और ये सबसे बड़ा मेरी फिस्कल पॉलिसी का डिसएडवांटेज है। लोग जो है वो टैक्स इवेजन करते हैं, जिसको लेफर कर्व से इंट्रोड्यूस किया जाता है। What can be deduced from the diagram?
A rise in the average tax rate में decrease government revenue. Yes, बिल्कुल relevant बात है ये कि अगर मुझसे भी लेट से मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट मेरी इनकम का 80% टैक्स में रह रही है, तो क्या मैं काम करूंगा? नहीं करूंगा साला, मुझे पता है 20% बचेगा, इससे तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे ना जी लूं, मैं क्यों कमा रहा हूँ पैसे? सही, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19, What is most likely reason for a firm to offer higher wages to recruit more staff? ऐसी कौन सी वजह है कि मैं अपने स्टाफ को पहले के मुकाबले में ज्यादा वेजेस ऑफर करता हूँ? फॉलिंग इनकम्स पे मैं उस पर ज्यादा ऑफर करूंगा। हाँ भाई, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन? फॉलिंग इनकम। फॉलिंग इनकम का मतलब है कि भाई इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो मैं तो फायदा उठाऊंगा, मैं कम वेजेस पे हायर करूंगा। फॉलिंग आउटपुट, अगेन इकोनॉमी में जीडीपी गिर रहा है, कम वेजेस पे हायर करूंगा। फॉलिंग प्राइसेस, इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, कम वेजेस पे हायर करूंगा। फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी में शॉर्टेज है वर्कर्स की, और जब वर्कर की शॉर्टेज होगी तो पहले के मुकाबले में वेजेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इसका मतलब है कि मेरी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप बहुत कम है और मैं अपने पोटेंशियल के करीब हूँ, और पोटेंशियल के करीब क्या होता है? प्राइसेस ज्यादा से बढ़ती है ना, हाइपर इन्फ्लेशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके पास आपके रिसोर्सेज इतने ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं और आपको एक बहुत प्रीमियम के पे करना पड़ता है उनको हायर करने के लिए, और ऑब्वियस सी बात है जब आप प्रीमियम पे करोगे तो आप इसका बर्डन किस पे ट्रांसफर करोगे? कंज्यूमर पे। तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। 20, What is not likely to be a barrier to international trade? ऐसी कौन सी चीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रोकेगी नहीं? डिस्टेंस, इट इज अ बैरियर। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो मसला आता है। एक्सचेंज रेट, इट इज अ बैरियर। लैंग्वेज, अ बिग बैरियर। स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ बैरियर। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है फ्री ट्रेड। जो मुल्क जिस गुड में स्पेशलाइज है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें नहीं है इंपोर्ट करेगा। इससे जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज होता है। और हमने इससे एक चीज पढ़ी थी जिसको बोला जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज, और इस चीज को जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज से देखा जाता है। भाई जो मुल्क जिस चीज में कंपैरेटिवली अच्छा है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, उसमें स्पेशलाइज करेगा, बाकियों को इंपोर्ट करेगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। The table shows the index numbers for gross domestic product for 4 countries. इंडेक्स नंबर अगेन इन्फ्लेशन की तरह मुझे जीडीपी का इंडेक्स नंबर दे दिया है। 100 से ज्यादा तो जीडीपी बढ़ रहा है, 100 से कम जीडीपी गिर रहा है। Which country experienced the greatest economic growth in the period 2001-2005? 2001 से 2005 का मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री का जीडीपी सबसे ज्यादा से बढ़ा है। तो क्या करोगे? 2001 का डेटा और 2005 के डेटा न्यू माइनस ओल्ड करोगे और देखोगे किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आ रहा है। समझ आई? न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहला मैं करके दिखा देता हूं क्या करोगे। सबसे पहले वाले में आप करोगे न्यू 106.1 माइनस 96.7 डिवाइडेड बाय 96.7 मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आया? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9.72%। सही है। नीचे आपका आंसर आ जाएगा 18.76%, तीसरा आपका आ जाएगा 12.67% और चौथा आपका आ जाएगा 15.63%। सही है। तो सबसे ज्यादा किधर आ रहा है? बी में आ रहा है, तो बी आंसर होगा। सही है। तो डायरेक्ट जो आपको साल दिए हुए ना उन 2 सालों को कंपेयर करना। हमारे बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं? हर साल का निकालेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। नहीं भाई। सही है। 22, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है? रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को भी देख रहा है। रियल का मतलब है ये इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर रहा है। पर हेड का मतलब है ये पॉपुलेशन को भी कंसिडर कर रहा है। सही है। तो इन्फ्लेशन का मतलब है ये प्राइस लेवल देख रहा है और साथ में ये भी देख रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। is often used as a measure of the change in average living standard. Yes भाई, काफी कंपनीज का रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब है रियल इनकम पर हेड। आप रियल इनकम पर हेड बोल दो या रियल ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि जीडीपी आपको पता होना चाहिए इज इक्वल्स टू आउटपुट। सही है। और आउटपुट इज इक्वल्स टू इनकम। तो ये नॉर्मली कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है भाई कौन से मुल्क में रियल इनकम पर हेड ज्यादा है, कौन से मुल्क में रियल इनकम पर हेड कम है। What reduces its effectiveness in representing this change? It omits the increase in the cost of living. क्या ये इसको छोड़ देता है? नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करता है। It omits the increase in general price level. गलत, कंसिडर करता है। It omits the increase in hours people work. Yes, सबसे बड़ा मसला। अगर मैं आपको कहता हूं कि एक कंट्री का रियल जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है तो क्या जरूरी है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? क्या जरूरी है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? नहीं। डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्या पता लोगों के जो आवर्स वर्कड हैं वो पहले के मुकाबले में बढ़ रहे हैं। अगर साला इनकम बढ़ रही है पर साथ में घंटे भी बढ़ रहे हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? ये बोलो ना कि अगर घंटे कम हो रहे हैं और आवर्स बढ़ जाए, क्योंकि बंदे के पास फिर लेजर टाइम होगा।
क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड आपका सबसे मेन डिटरमाइन करता है कि आपके पास लेजर टाइम है, क्या आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, क्या आपके पास अपने लिए टाइम है। सही है, तो ये इसको नहीं काउंट करता। इट ओमिट्स इंक्रीजेस इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं ये करता है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन को कंसीडर करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। सही है, कोई मसला। A person is keen to repay a large debt owed on his credit card. भाई क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा बिल लगा हुआ है, सीधी बात है, उधार चढ़ा हुआ है, पैसे लौटाना है। What is likely to be the cost that person to reduce the credit card repayment? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर उधार चढ़ा हुआ है तो उसको रीपे भी तो करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी वजह है कि वो अपने उधार को देना कम कर दे और अपनी स्पेंडिंग को पहले के मुकाबले में बढ़ा दे। पहले वो अपनी वीकली वेज में से मेजर प्रोपोर्शन कहां पर डाल रहा था, रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड पे, अब नहीं डाल रहा, क्या वजह है? इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कोई लेना देना है? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो पहले के मुकाबले में अपनी सेविंग को बढ़ा देगा, तो इससे स्पेंडिंग तो उल्टा कम होगी। क्या होगी? स्पेंडिंग कम होगी, कंजम्पशन कम होगी। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स, यस, एसेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब नेसेसिटी गुड्स। अगर नेसेसिटी गुड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पहले के मुकाबले में मुझे अपनी रीपेमेंट को रोकना पड़ेगा, मैं अपने पहले अपने खर्चे तो पूरे करूं, वरना खाने के मामले आ जाएंगे। तो मेरी स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भाई? इंक्रीज हो जाएगी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो उल्टा हमारी जो है वो रीपेमेंट बढ़ जाएगी। सही है, कह रहे ये चीज। 24 इन 2003 इन द यूके income tax raised 110 billion at a cost of 1.4 pence per pound। इसका मतलब 110 बिलियन का मैंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है और हर एक पाउंड पे 1.4 पेनी जो है या पेंस जो है वो मुझे एक कॉस्ट देनी पड़ी। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स को कलेक्ट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, टैक्स को आप फ्री में कलेक्ट नहीं करते। तो आप क्या करोगे, 110 बिलियन को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.4 से, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 154 मिलियन। तो आपको 154 मिलियन लगे कलेक्ट करने में 110 बिलियन, और यहाँ पर जो है कंपनी टैक्स रेट्स 21.1 बिलियन एट अ कॉस्ट ऑफ 1.2। तो 21.1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 25.32 मिलियन। सही है, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, अब व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द टू टैक्सेस। तो आप नोटिस करो, इनकम टैक्स को कलेक्ट करने में कितने पैसे लगे? इतने। और कंपनी टैक्स को कलेक्ट करने में कितने लगे? इतने। A company tax was more productive। हाँ भाई, कंपनी टैक्स वाज द मोर प्रोडक्टिव टैक्स। बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने इनकम टैक्स से कम कलेक्ट किया है, तो ये प्रोडक्टिव नहीं है। कंपनी टैक्स कॉज लेस टैक्स अवॉइडेंस, हमें नहीं पता। इनकम टैक्स वाज द मोर प्रोग्रेसिव टैक्स, हमें नहीं पता, डेटा नहीं दिया हुआ। इनकम टैक्स वाज लेस इकोनॉमिकल टू कलेक्ट, यस इट वाज नॉट इकोनॉमिकल। आपको 154 मिलियन देने पड़े हैं भाई टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इस खर्चे को आप कम कर सकते हो। सही है, तो इट वाज लेस इकोनॉमिकल टू कलेक्ट। क्लियर है? जो मसला, जापान हैज एन एजिंग एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, फ्यूअर वर्कर्स हैव टू सपोर्ट मोर रिटायर्ड पीपल। यस, इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो हम पे डिपेंडेंट होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं। विच गवर्नमेंट पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द सपोर्ट दैट हैज टू बिगिन बाय द वर्किंग पॉपुलेशन। गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉपुलेशन लगाए कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर से इनको सपोर्ट करने का बर्डन कम हो जाए। लोअरिंग स्टेट पेंशन, अगर वो पहले के मुकाबले में स्टेट पेंशन को कम कर देंगे, इसका मतलब है वो पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को कम कर रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को गिरा रहे हैं। तो वो अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कैसे गिरा रहे हैं? उन लोगों ने पहले के मुकाबले में टैक्स के परसेंटेज को गिरा दिया होगा, टैक्स के परसेंटेज को गिराया होगा, टैक्स का रेवेन्यू कम हुआ होगा, और जब टैक्स का रेवेन्यू कम हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई होगी। सही है, समझ आई? इस तरह इन लोगों ने करा है ये काम। कोई मसला, कोई टेंशन यहाँ पे? लोअरिंग द रिटायरमेंट एज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बर्डन पे। रेजिंग इनकम टैक्स, यहाँ पर तो उल्टा हमारा बर्डन बढ़ जाएगा भाई, यहाँ पर तो बर्डन बढ़ जाएगा, बल्कि बर्डन बढ़ जाएगा। रेजिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो पहले के मुकाबले में डिस्पोजेबल इनकम कम होगी और बेचारे काम वालों पे बर्डन और बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स इज अ बर्डन। सब्सिडाइजिंग द एमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स, एमिग्रेशन कौन सा? देखो, ई वाला एमिग्रेशन, इसका मतलब है एक्सपोर्ट। आप वर्कर को एनकरेज कर रहे हो कि हमारे मुल्क से बाहर चले जाओ, अबे भाई इससे तो बर्डन बढ़ जाएगा। सही है, और फ्यूअर वर्कर्स हो जाएंगे। तो ए मेरा आंसर। व्हाट वुड बी लीस्ट लाइकली टू लिमिट इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसी कौन सी चीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो कम कर देगी? ऐसी कौन सी चीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर देगी? कम कर देगी। बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, ये कम करेगी।
कॉमन रेगुलेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज, भाई अगर हर मुल्क में कॉमन रेगुलेशन है तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड का मसला नहीं आएगा, क्योंकि इससे कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, इससे कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, क्योंकि हर कंट्री की अगर पॉलिसी सेम होंगी तो लोगों को मसला नहीं आएगा, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड लिमिट नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड कस्टम प्रोसीजर्स, इससे होगा। पुअर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मार्केट, इससे होगा। सही है, लोगों को अगर पता ही नहीं है मार्केटों के बारे में। सही है। 27, a closed economy has both private sector and public sector. What is a closed economy? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, नो इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब है देयर इज नो एक्स माइनस एम। सही है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं एक ओपन इकोनॉमी की, ओपन इकोनॉमी होती है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो होता है, जहां पर एक्स माइनस एम जो है वो होता है, यहां पर नहीं होता। सही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दूसरे लफ्जों में एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हो। कंसिस्ट ऑफ टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यस, प्लस इन्वेस्टमेंट, यस, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहां पर एक्स माइनस एम नहीं है, यहां पर एक्स माइनस एम नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी, देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड। 28, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ इन एयर ट्रेवल। बहुत हैवी ग्रोथ आ रही है एयर ट्रेवल पे। द नंबर एंड साइज ऑफ एयरलाइंस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, व्हिच अफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम दिस ग्रोथ इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल। सही है। और एक्सटर्नल बेनिफिट्स कि आप एक बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इससे आपको फायदा हो रहा है। बैंक्स आर मोर प्रिपेयर्ड टू लेंड टू लार्ज एयरलाइंस रादर देन स्मॉल एयरलाइंस। दिस इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि बैंक आपको जो है वो आसानी से लोन दे रही है, और ये एक इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अगेन आपकी थ्योरी पक्की होनी चाहिए, नहीं है तो रिवाइज करो भाई, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होते हैं। फ्यूल सप्लायर्स चार्ज लेस टू एयरलाइंस बाय इन बिल्क, दिस इज परचेजिंग इकोनॉमीज, अगेन दिस इज इंटरनल। इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेन फ्लाइट क्रू, यस, ट्रेनिंग। आप बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको तैयार वर्कर मिल रहा है, याद है ना, तैयार वर्कर अपन घेर लेते थे, अपनी ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं होती थी, तो ये मेरा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। Large airlines operate aircraft which can carry more passengers. This is technical economies of scale, and again this is internal. समझ आ रहा है? तो internal EOS and external EOS आपको अच्छे से याद होना चाहिए। Which factor is most likely to reduce the average age of population? Average age of population का मतलब कि मैं 10-15 लोगों की एज को ऐड करूंगा और मैं देखूंगा ऑन एवरेज एक बंदा कितने साल का है। सही है। तो ये कह रहा है एवरेज एज कम करनी है, रिड्यूस का मतलब कम। सही है। लोअर बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट कम होगी तो इसका मतलब है कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो एवरेज एज इससे क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की बच्चे ही कम पैदा हो रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग होंगे। लोअर डेथ रेट, अगर बुढ़े नहीं मर रहे तो एवरेज एज बढ़ जाएगी, बुढ़े नहीं मरेंगे तो एवरेज एज बढ़ जाएगी, सीधी बात है। 80 साल का बंदा भी जिंदा है, 90 साल का बंदा भी जिंदा है, एवरेज बढ़ जाएगी। एमिग्रेशन, हाँ भाई, हमारे मुल्क से वर्कर बाहर जा रहा है, और नॉर्मली जो है वो कौन बाहर जाता है? यंग वर्कर बाहर जाते हैं। इसकी वजह से हमारी वर्किंग पॉपुलेशन की एवरेज एज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एमिग्रेशन का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और नॉर्मली यंग वर्कर ही बाहर जाता है। इमिग्रेशन, हमारे मुल्क में नॉर्मली कौन आएगा? पॉसिबल चांसेस है यंग भी हैं, पॉसिबल चांसेस एक्सपीरियंस भी हैं। तो मोस्ट लाइकली, देखो सवाल में इससे मोस्ट लाइकली बोला है, तो मोस्ट लाइकली ऑप्शन यही है कि अगर आपके मुल्क में लोग आएंगे तो इससे आपकी इकोनॉमी में एवरेज एज कम होगी, क्योंकि नॉर्मली यंग पॉपुलेशन मूव होती है। तो हमारे मुल्क में भी जो लोग आएंगे वो यंग ही आएंगे। समझ आया? लास्ट MCQ, विच इज एन इनविजिबल एक्सपोर्ट इन फ्रांस बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनविजिबल में क्या क्या आ जाता है? टूरिज्म आ जाता है, आप कह सकते हो बैंकिंग सर्विसेज, आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एड टू फॉरेन डिजास्टर एरियाज, एड है तो ये किधर आएगा? नेट ट्रांसफर में आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन यूनियन, अगेन नेट ट्रांसफर्स में आएगा। फी पेइंग पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड इन फ्रेंच हॉस्पिटल्स, हमारे फ्रेंच हॉस्पिटल्स में क्या लिखा हुआ है? देखो, फी पेइंग पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड इन फ्रेंच हॉस्पिटल्स। अपन फ्रांस की बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। फॉरेन से बंदा आ रहा है, हमारे हॉस्पिटल में पैसे दे रहा है, तो ये क्या है? इनविजिबल ट्रेड है ना, अपने मुल्क में पैसा आ रहा है। और इसलिए बोला हुआ है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंच एम्बेसीज इन अदर कंट्रीज, अदर कंट्री में हमारी फ्रेंच एम्बेसी की मेंटेनेंस हो रही है, इसका मतलब है इससे हमारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर अपन पैसे देंगे। समझ आया ये चीज?
तो ये मेरा इनविजिबल इंपोर्ट है, ये क्या है मेरा इनविजिबल। और ये कि वैसे ट्रेडिंग नहीं है, अगर इसको ट्रेडिंग में ना भी गिनो तो बेहतर है, बट अगेन खैर सही है। वैसे इसको अगर ट्रेडिंग में ना गिनो तो बेहतर है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इंपोर्ट है, सही है। तो इसको तुम लोग इंपोर्ट से याद कर लो, ले रहे ये चीज़, कोई मसला।